चंद्रबाबू नायडू जो डिमांड कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जो शर्तें नहीं मानी जा रही हैं उसके लिए मोदी जी ने क्लियर कहा है, भैया जब तक आप प्रोजेक्ट लेके नहीं आएंगे तब तक आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। भाजपा और एनडीए का मिला के अभी उनके पास 308 सांसदों का सहयोग प्राप्त है। कांग्रेस के नेताओं का बयान भी आ गया कि जो बांग्लादेश में हुआ वही भारत में होना चाहिए। 4 तारीख को रिजल्ट 400 पार वाला आया होता तो भारत में भी वही स्थिति होती जो फ्रांस में हुई है, जो यहाँ हुई। क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने तो ओपन कहा था, हमने $1 बिलियन दिए, पंप किया हुआ था मोदी जी को हराने के लिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। जी हां, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जो है एक एक करके बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के बाद जो है अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मोदी सरकार, देश में एनडीए सरकार खतरे में है। जी हां, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई है कि हो सकता है इंडिया का एक स्तंभ चंद्रबाबू नायडू के रूप में जो है 16 सांसदों वाली टीडीपी पार्टी एनडीए का साथ छोड़ सकती है। और चर्चाएं इसलिए ऐसा शुरू हो गई है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की जो है बातें नहीं मानी जा रही है। मोदी सरकार उनकी कुछ बातों पे तो सहमत हो गई, उनकी कुछ मांगों को लेकर सहमत हो गई है, लेकिन उनकी तब आधी से ज़्यादा मांगे जो है नहीं मानी जा रही है। अब इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है, क्या देश में मोदी सरकार वाकई खतरे में है। एनडीए का एक साथी जो 16 सांसद के साथ आता है, क्या वो एनडीए का साथ छोड़ सकता है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए एक सर है। सर, क्या नाम हुआ? अमित नाम है मेरा। अमित जी, क्या वाकई आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त देश में मोदी सरकार खतरे में है? कुछ ऐसा चल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया का अपना प्रोपगेंडा है और न्यूज़ चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। देखिए, जो शर्तें नहीं मानी जा रही हैं उसके लिए मोदी जी ने क्लियर कहा है, भैया जब तक आप प्रोजेक्ट लेके नहीं आएंगे तब तक आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। आपके पास प्रोजेक्ट है तो आप लेके आइए, उसके ऊपर विचार किया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने में आर्थिक रूप से आपकी सहायता की जाएगी। रोकना चाहूंगा, आपने कहा न्यूज चलाने के लिए, लेकिन जो बैठकें कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, इन बैठकों के बाद ही ना मीडिया न्यूज चला रहा है। बिना आग के तो धुआं नहीं निकलती है। मैं बताता हूँ। देखिए, एक बिशप चर्च जो है अमेरिका बेस्ड जो है वो उसका आंध्रा में बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है। और वहाँ से पवन कल्याण की भी पार्टी है, ठीक है। अभी फिलहाल जो बैठकों का दौर जारी है वो मैटर ये नहीं है कि क्या चल रहा है, वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत। देखिए, जो वक्फ बिल आया है, ठीक है, तो वक्फ बोर्ड के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात करी थी, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की काउंसलर जो हैदराबाद में है वहाँ के कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जिसे अल्पसंख्यक चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष से मुलाकात करी, रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात करी और सबसे बड़ी बात उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात करी, ठीक है। जिस पार्टी का भारत में केवल एक सांसद है वो भी खुद ही, उससे भी मुलाकात की गई है। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। करीब अब तक इतने अटैक हुए बांग्लादेश में, क्या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में कोई भी एक वक्तव्य आया कि भैया इतने लोग मारे गए हैं, कुछ ऐसा किया जाएगा? नहीं हुआ ना। क्योंकि देखिए, एक मुसलमान मरता है तो वो पूरी दुनिया के लिए बताया जाता है कि भैया एक मुसलमान मार दिया। क्यों? क्योंकि वो डीप स्टेट का एक परमानेंट मेंबर है जिसके तहत वो हर देश में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमारा सवाल चंद्रबाबू नायडू और केंद्र की नाराजगी के बीच है। क्या वाकई उनकी मांगों को पूरी तरीके से केंद्र नहीं मान रहा है? चंद्रबाबू नायडू जो डिमांड कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज उनका ये है कि हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा का जो है उसके बारे में भी बात की जाए तो ये इस तरीके से प्रोपगेंडा क्रिएट करना जो है वो अपोजिशन का भी काम है और देश में इस तरीके की न्यूज हमेशा फ्लो में रहती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने योगी जी का देखा हुआ था। देखिए, सरकार जो है वो क्लियर रूप से स्थिर है, चंद्रबाबू नायडू के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली चीज। और लोग लाइन लगा के खड़े हैं उसके एनडीए में वापस आने के लिए। कैसे नहीं पड़ता, इसको जरा आप समझाइएगा, क्योंकि बहुमत से तकरीबन 3-4 सीट ही तो ज्यादा रहेगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग तो चलता रहेगा ना। देखिए, भाजपा और एनडीए का मिला के अभी उनके पास 308 सांसदों का सहयोग प्राप्त है, ठीक है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू निकल भी जाते हैं तो ये दोनों लोग मिलके भी 30 सीट आते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आगे ही रहेगी एनडीए। तो इसलिए सरकार गिरने का खतरा नहीं है। पहली चीज, अगर सरकार गिरती भी है तो मोदी जी तो तुरंत वही इंदिरा गांधी वाला फार्मूला अपनाएंगे, 6 महीने बाद कहेंगे भैया पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दीजिए, तो दूसरे को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा और इस समय जो है दोबारा कोई पार्टी चुनाव में जाना नहीं चाहेगी, ठीक है। अगर इस तरीके की घटना आएगी तो अब जिसे बंगाल पे मोदी जी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाए, क्यों नहीं ले रहे हैं?
लोगों को लग रहा है कि मोदी जी बंगाल पे साइलेंट है, ये कर रहे होंगे। देखिए ऐसा है कि वहाँ की जो सिचुएशन है, ममता बनर्जी जी जानबूझ के प्रोवोक कर रही हैं। और मोदी, अब आपने, अभी मैं बिहार का एग्जांपल देता हूँ। बिहार में आपने सुना 59,000 करोड़ मांगा गया है। उसमें क्या शर्त रखी गई थी? उसमें शर्त यही है ना कि भैया आप बिल पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया गया आपको, आप प्रोजेक्ट लेके आएंगे, सरकार आपकी मदद करेगी। तो सेम यही पैटर्न जो है आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है। और जब वहाँ के बिशप जो हैं, चर्च हैं, वो तो प्रेशराइज करेंगे, आप खबर सुखी ये रहेंगे भी तो यहाँ तरक्की कि करेंगे। भारत की, देश का जो विकास है, भारत का विकास और तरक्की पश्चिमी देशों को नहीं रास आ रहा है, नहीं भा रहा है, और अमेरिका से एक साजिश रची जा रही है मोदी की सरकार गिराने के लिए। नहीं, साजिश नहीं रची जा रही है, वो तो बहुत पहले से चला। भैया जॉर्ज सोरोस ने तो ओपन कहा था, हमने $1 बिलियन दिए, पंप किया हुआ था मोदी जी को हराने के लिए। आप राहुल गांधी का बयान तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा था केरोसिन स्प्रेड एवरीवेयर इन पॉकेट्स। इसका मतलब क्या होता है? भैया पेट्रोल क्यों नहीं छिड़का गया है? केरोसिन मतलब घासलेट होता है शायद, मिट्टी का तेल। उसकी खासियत ये होती है कि आप किसी के ऊपर डाल दिए तो 15 दिन बाद भी आग लगाएंगे तो पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि वो गायब नहीं होता है। तो इस तरीके की घटनाएं जो है, अब कांग्रेस के नेताओं का बयान भी आ गया कि जो बांग्लादेश में हुआ है वही भारत में होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एक बयान बहुत सीरियसली मिस कर दिया। योगेंद्र यादव ने एक बात कही थी कि जब तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वो सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक सत्ता को नहीं हिलाया जा सकता। उसके 4 दिन के बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और महीना ख़त्म होते होते वहाँ पे सरकार ख़त्म हो गई। तो देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो पूरी तरीके से इस फिराक में लगे हुए हैं कि कैसे भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। कि ये सत्ता में बने रहने के लिए ये चीज़ें होती हैं। अब आपको मैं कुछ बातें बहुत सावधानी से याद दिला दूँ। देखिए 1946 में जब बंटवारा हो गया जी, ठीक है, तो कांग्रेस के जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, उसमें से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और अमेरिका के प्रेशर में कुछ लोग नहीं गए। उन्होंने कहा हमारा क्या होगा। तो हमारे यहाँ एक कहावत फेमस है, नाम भूल गया उनका, कोई बरेलवी थे यहाँ के मेरठ के। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने ब्रश और पेंट उठाया, अपने दरवाजे पे जहाँ मुस्लिम लीग लगा था उस पर पेंट कर उस पर कांग्रेस लिख दिया। तो जो लोग भारत का बंटवारा कर रहे थे वो अगले घंटे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो अभी आपने फ्रांस का उदाहरण देखा। मैं आपको बार बार इन्फॉर्म कर रहा था, बहुत पहले भी आपके चैनल पे बताया था कि भैया अगर 4 तारीख को रिजल्ट 400 पार वाला आया होता तो भारत में भी वही स्थिति होती जो फ्रांस में हुई है, जो यहाँ हुई। क्योंकि राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, देश में युद्ध वाली हालात पैदा हो जाती। आप जहाँ भी काउंटिंग चल रही है वहाँ जाइए, लाठी डंडा, पेट्रोल बम जो भी है तैयार होके जाइए। अगर हमारे फेवर में फैसला नहीं होता है तो उसका ध्यान रखिएगा।